हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? गुड, अच्छी बात है, अच्छे ही रहना चाहिए, हेल्दी रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए एंड जस्ट बस फोड़ दो इसको। बहुत अच्छा एग्जाम करना इस बार और दिल से अपनी प्रिपरेशन करना, स्ट्रेस मत लेना। जो जितना समझ में आता है, जितनी अंडरस्टैंडिंग होती है, जितना आपका कैलिबर है उसके अकॉर्डिंग करना, किसी से कंपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको स्ट्रेस लेकर के वर्क नहीं करना, जितना स्ट्रेस लोगे उतना डिफिकल्ट होगा, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। कूल माइंड से, अच्छे मूड से पढ़ाई करो, हमेशा खुश रहो, ठीक है। तो प्रीवियसली वी हैव रेड अबाउट इंडियन इकोनॉमी, इट्स चैप्टर्स लाइक इट्स इकोनॉमिक कंडीशन एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए, रिफॉर्म्स आई, ह्यूमन कैपिटल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे हम उसे फॉर्म कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, हमने बहुत इसका डिस्कशन किया। तो नेक्स्ट इज आर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस की जो ये चैप्टर्स के मैंने अभी नेम लिए कि हमारी कंडीशन कैसी थी, कैसे हमने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, क्या क्या चेंजेस हम लेके आए। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो उसको हमने ह्यूमन कैपिटल बनाया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, हमने एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज जनरेट की, मतलब बहुत सारी ऐसे एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व हुए जिससे हमने एम्प्लॉयमेंट किया, जनरेशन हुआ एम्प्लॉयमेंट का। तो ये सब चीजें तो हमारी बेटरमेंट के लिए, हमारी इकोनॉमी की बेटरमेंट के लिए बहुत जरूरी थी। बट जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं या रूरल एरिया की बात करते हैं, इसको हम एक सेपरेट चैप्टर में क्यों रीड कर रहे हैं? बिकॉज जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन शुरू से रही है सिंस इंडिपेंडेंस आज तक भी, हमने बहुत सारे चेंजेस किए, रिफॉर्म्स किए, हम बहुत सारी नई नई पॉलिसीज लेकर के आए, सक्सेसफुल भी हुए हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, बट स्टिल कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो हम आज भी फेस कर रहे हैं अपने रूरल एरियाज में। और हम अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो रूरल एरिया या रूरल जो हमारा सेक्टर है वो हमारे लिए आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उससे अपनी प्रायोरिटी में रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जो प्रॉब्लम्स डिस्कस की कि हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो क्यों नहीं हो पा रही, बिकॉज वी हैव डिफरेंट सेक्टर्स जो हमारी ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है जिसमें ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व हैं। सभी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं बट आउटपुट नहीं आ रहा, हम अभी भी डेवलपिंग हैं, हम फुली डेवलप क्यों नहीं हो पा रहे। तो रूरल एरिया की डेवलपमेंट पे हमें क्या क्या फोकस करना है, कौन से चैलेंजेस हैं जो हम रूरल एरिया में आज भी फेस कर रहे हैं और उससे ओवरकम कैसे किया जाए। कुछ चैलेंजेस तो ऐसे जो कंटिन्यूअसली हम काफी सालों से फेस कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो और चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं विद द चेंज इन द इकोनॉमी, उसकी कंडीशन में चेंज आने की वजह से। तो रूरल डेवलपमेंट तभी होगा जब हम वहां के चैलेंजेस, वहां की प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे कि कहां कहां किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है और हाउ वी कैन ओवरकम दैट प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम कहते हैं कि रूरल एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि हम अगर अपनी प्राइमरी ऑक्यूपेशन की बात करते हैं दैट इज एग्रीकल्चर, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स भी है हमारे पास, उसकी हेल्प से हम अपनी नीड्स भी फुलफिल कर सकते हैं, हम अपने एक्सपोर्ट्स भी अच्छे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक रिसोर्सेज की जरूरत है, कुछ इनपुट्स की जरूरत है जिससे हम डेवलप हो सकते हैं। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो एंगेज है, रूरल एरिया के लोग एग्रीकल्चर में एंगेज हैं बट उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। वी हैव डिस्कस्ड और हमने अब तक पढ़ा भी है इस चैप्टर में, जो 8th चैप्टर है हमारा, जहां पर हमने इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस को कंपेयर किया है कि किस तरीके से उनके डेवलपमेंट पाथ रहा है। वहां पे हमने यही देखा कि अगर हम चाइना से अपने आप को कंपेयर करें तो उनकी जितनी पॉपुलेशन जिस सेक्टर में ऑक्यूपाइड है उसका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही है, कि अगर किसी एक सेक्टर में कम है तो वो कंट्रीब्यूट भी उतना ही कर रहे हैं। बट हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी रूरल पॉपुलेशन एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में बट उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है जीडीपी में, तो वो सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो वेस्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर हम यही डिस्कस करेंगे कि रूरल डेवलपमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये एक्चुअली है क्या, हम क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कैसे हम उन्हें ओवरकम कर सकते हैं और हमारी गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है उसे ओवरकम करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। ऑब्वियसली जब हमारी लाइफ अच्छी होगी, कि हम अच्छी स्पेंड कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी लाइफ
लाइफ जी रहे हैं और हमारा वेलबींग हो रहा है, हमारा स्टेटस इंप्रूव हो रहा है, तो हम डेवलप हो रहे हैं। हमारी जब तक नीड्स पूरी नहीं होंगी तो हम ग्रो कैसे करेंगे। बट रूरल एरिया में अगर हम देखें तो आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है इस डेवलपमेंट की और रूरल एरिया की ग्रोथ की, उस पर फोकस करने की? क्योंकि एग्रीकल्चर जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, जीडीपी है, वो हमारा रूरल एरिया से जुड़ा हुआ है। वो पॉपुलेशन जो कुछ नहीं कर रही, जो एग्रीकल्चर में भी एंगेज है एटलीस्ट, वो फिर भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही। उनका जितने भी इनपुट्स हैं, जितनी भी मैन पावर है, वो जो भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो सब वेस्ट हो रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना जरूरी है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें, ये सब एस्पेक्ट्स पे अगर हम वर्क करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इन पे हम फोकस करेंगे तो हम अपने रूरल एरिया को डेवलप कर पाएंगे, और वो डेवलप होगा तो सही मायने में हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं की एरियाज ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कि हम अगर रूरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे कौन से की एरियाज हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए रूरल डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ। अभी हमने इतना सारा डिस्कशन किया कि क्यों हमें एग्रीकल्चर ग्रोथ करनी है, क्योंकि लोग ज्यादा एंगेज हैं बट कंट्रीब्यूशन कम है, तो उसे हमें बैलेंस करना है कि लोग अगर काम कर रहे हैं, दे आर एंगेज, तो उतना ही हमारा प्रोपोर्शनेट आउटपुट भी जनरेट हो। रूरल क्रेडिट एंड फाइनेंस, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लोग फेस कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर ग्रोथ में उनके साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि एग्रीकल्चर के लिए जो फाइनेंस चाहिए, जो इनपुट चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है, वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो उस पर हमारी गवर्नमेंट ने वर्क किया और रूरल डेवलपमेंट पे फोकस किया। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो क्या हैं, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में एंगेज है, उनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, क्योंकि उन्हें और कोई काम नहीं आता, बिकॉज सम पीपल आर लिटरेट, सम आर इलिटरेट, सम आर अनएजुकेटेड, तो वो कोई और काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे जो रूरल डेवलपमेंट के लिए की एरियाज हैं जिस पर हमें फोकस करना है, दैट इज ग्रोथ, क्रेडिट एंड फाइनेंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, कि हमें अपनी हेल्थ पे भी फोकस करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि हम अगर अपने अर्बन एरिया से कंपेयर करें, जो हमारी रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, मॉल्स बन रहे हैं, सोशली जो डेवलपमेंट हो रहा है, इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हमारी इकोनॉमी में आ रहे हैं, एमएनसीज आ रही हैं, उसका बेनिफिट रूरल एरिया तक अभी उतना नहीं पहुंचा है, उस पर हमें फोकस करने की जरूरत। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ में यही है कि एग्रीकल्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एग्रीकल्चर पे हम फोकस कर सकते हैं, हम रिसोर्सेज अवेलेबल कराएंगे, अपने जितने भी फार्मर्स हैं या रूरल एरिया के लोग हैं जो इसी एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं, उन्हें हम थोड़ी ट्रेनिंग दें, हम उन्हें न्यू मेथड सिखाएं, उन्हें फिनेंस अवेलेबल कराएं, तो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी, और ये हमारी रूरल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट, कि किस तरीके से हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, कि हम चेंजेस लेकर के आए टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। बेसिकली जो हमारी फार्मिंग एक्टिविटीज थी, उनकी हेल्प से हमने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज की थी। हमारे ग्रीन एरिया में हमने एक रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था, एक चेंज लेकर के आए थे। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट ऑलरेडी इन द प्रीवियस चैप्टर। तो ये एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए किया गया था। और चैलेंजेस कुछ ऐसे हैं जो हम काफी सालों से अब तक फेस करते आ रहे हैं, और कुछ चैलेंजेस ऐसे भी हैं जो अभी भी और नए इमर्ज होकर के आ रहे हैं। जो हमारे चैलेंजेस, लैंड डिग्रेडेशन, लो प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमेशा हमारे लिए चैलेंजिंग रहे हैं। एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है जो क्लाइमेट, वेदर पे डिपेंड करती है, और वो अनसर्टेन है, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। लैंड डिग्रेडेशन है कि अगर एक लैंड के ऊपर कंसिस्टेंटली हम वर्क करते रहेंगे, हम प्रोडक्शन करते रहेंगे, तो वो एक टाइम के बाद डिग्रेड होने लग जाएगी। उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए कि हम उसे टाइमली अपग्रेड कर सकें। ठीक है, ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अब उस अपग्रेडेशन के लिए भी बहुत सारे इनपुट चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए। और प्रोडक्टिविटी की बात है कि हम हर साल कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। प्रोडक्शन तो ये हो गई कि हमने 1 हेक्टेयर लैंड पे इतना आउटपुट प्रोड्यूस किया। प्रोडक्टिविटी इसकी हम अपने टाइम बीइंग, एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये देखते हैं कि हम इतने टाइम में कितनी प्रोडक्शन पहले कर रहे थे और अब कितनी कर रहे हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी, हम कितना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारी ग्रोथ को डिफाइन करती है, एक्सप्लेन करती है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन पर हमें फोकस करना है, या हमने किया भी है, उस पे हम वर्क कर रहे हैं फॉर आवर एग्रीकल्चरल ग्रोथ। अब अगर क्रेडिट की बात करते हैं, जो हम पैसों की बात करते हैं, ये हमारा चैलेंज रहा है कि जितनी भी फार्मिंग पॉपुलेशन है, जो भी फार्मर्स हैं, उनको
पैसे चाहिए, रिसोर्सेज लाने हैं, इनपुट्स चाहिए। अगर अच्छे इनपुट्स होंगे, लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन ग्रीन रेवोल्यूशन की हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इनपुट्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी एग्रीकल्चरल ग्रोथ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो पैसे किसे ही खरीदे जा सकते हैं। और रेवोल्यूशन का इंपैक्ट भी यही था कि उसका पहला बेनिफिट हमेशा हमारे जो बिग फार्मर्स हैं जिनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज थे, फंड्स थे, उन्होंने ही पहला बेनिफिट लिया। जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो आज तक भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उस टाइम पर भी उनका जो बेनिफिट था वो इतना नहीं हो पाया था। ठीक है, तो हमें रूरल क्रेडिट की जरूरत है, ऐसे पैसे की किसी तरीके से हम वहां पर अपने फार्मर्स को कुछ क्रेडिट, कुछ लोन प्रोवाइड कर सके जिससे एटलीस्ट वो अपने इनपुट्स परचेज करके प्रोडक्शन कर सके। तो क्रेडिट की जरूरत है हमें। सोर्सेज, क्रेडिट के डिफरेंट सोर्सेज हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल, कुछ नॉन इंस्टीट्यूशनल। जो हमारे इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज हैं जिसको हम आज मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जैसे बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी फॉर्म हुई हैं, ऐसे रीजनल रूरल बैंक्स भी फॉर्म हुए हैं जिसकी हेल्प से हम अपने रूरल एरियाज में जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, उन्हें कुछ लोन, कुछ क्रेडिट प्रोवाइड कर सकें जिसमें इंटरेस्ट कम हो, उनका खर्च कम हो, जो उनकी मतलब इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सके, वो क्रेडिट हमने उन्हें प्रोवाइड किए हैं। और नॉन इंस्टीट्यूशनल में जो आते हैं वो मनी लेंडर्स और जो भी हमारे एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कह सकते हैं जहां पर हम पैसे ले सकते हैं। बट अगर हम मनी लेंडर्स या जिस तरीके से हमने देखा कि जमींदार ने एक्सप्लॉइट किया है फार्मर्स को, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है वो इतने बेनिफिशियल नहीं रहते फार्मर्स के लिए। बट ये होता है कि इजीली अवेलेबल होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती, कोई प्रोसेसेस फॉलो नहीं करने पड़ते, इसलिए फार्मर्स को वो कंफर्टेबल लगता है। बट यहाँ पर फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ नाबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन था, ये भी फॉर्म किया गया था स्पेशली रूरल डेवलपमेंट के लिए। इसका नेम ही रखा गया है कि बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अंडर सच इंस्टीट्यूशन सभी इन्हीं चीजों पे फोकस किया गया था कि किस तरीके से हम अपने रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चरल नीड्स हैं, चाहे वो फिनेंशियल है या अदर कोई उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लैंड है, किस तरीके से उसे अपग्रेड किया जाए, जो स्कैटर्ड है उन्हें कंसोलिडेट किया जाए, ये सब हमने अपने रूरल एरिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किया था। ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है डिसगाइज्ड स्पेशली वो बहुत ज्यादा फेस की जाती है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत प्रोमिनेंट है, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। बिकॉज पीपल आर इलिटरेट, इवन इफ दे आर लिटरेट तो दे डोंट हैव एनफ एजुकेशन कि वो कहीं जॉब कर सके, दे डोंट हैव इवन नॉलेज अबाउट सच सोर्सेज और ऑप्शंस ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन द इकोनॉमी। वो माइग्रेट नहीं होते, माइग्रेट होंगे तो दूसरे एरिया में जाकर के उन्हें जॉब मिलेगी। अगर हम पास्ट टाइम से आज इंडिया को कंपेयर करते हैं तो आज बहुत माइग्रेशन हम अपनी इकोनॉमी में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कुछ एरियाज के लोग दूसरी स्टेट्स में जा रहे हैं फॉर जॉब अवेलेबिलिटीज जहां पर है उसे ग्रैब करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट सारे नहीं कर पा रहे हैं, तो माइग्रेशन नहीं हो पाता। और जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, जहां पर एक लैंड पे जो 5 मेंबर्स अगर वर्क कर सकते हैं बट स्टिल 8 और 10 मेंबर्स आर वर्किंग ऑन दैट लैंड, तो ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। ये प्रॉब्लम्स हम आज भी फेस कर रहे हैं, कुछ हमारे ग्रोथ पैटर्न्स में अफेक्ट भी कर रहा है, जो हमारी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है या फिर जिस तरीके से रूरल कल्चर फॉलो होता आ रहा है, वो अभी भी इन प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं खत्म नहीं होने दे रहा। गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है स्पेशली इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए? मनरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा स्कीम के अंडर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ही ये सब एक्ट बनाए थे कि किस तरीके से हम रूरल पॉपुलेशन की हेल्प कर सकते हैं। पीएम कौशल विकास योजना बेसिकली डेवलपमेंट के लिए, अपने इंडिया के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए ये सारी पॉलिसीज बनाई गई थी कि हम किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। सभी पॉलिसीज के साथ उनके ईयर कि ये कब बनाई गई थी, क्या उनका मेन मोटिव था। देखिए बहुत सारी डिटेल है हर टॉपिक की, अभी तो हम कोई रिवीजन कर रहे हैं, बट अगर आप रीड आउट करते हैं तो सारी पॉलिसीज बच्चों को याद नहीं रहती। बच्चे ये कहते हैं कि मैम कितनी सारी डेट्स हैं, किस किस को हम याद रखेंगे, कैसे हम वर्क करेंगे, बट एटलीस्ट यू मस्ट नो। अगर आप डेट्स याद नहीं रख पाते हैं या कंफ्यूजन
कंफ्यूजन होती है, तो गलत लिखने से अच्छा है आप ना लिखें। और अगर हम किसी भी योजना, स्कीम या गवर्नमेंट के प्रोग्राम, पॉलिसीज की बात करते हैं तो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि किस एरिया की डेवलपमेंट के लिए, जैसे हमने एम्प्लॉयमेंट के लिए या क्रेडिट के लिए हमने पहले एक नाबार्ड पढ़ा, अब हमने एम्प्लॉयमेंट के लिए देखा मनरेगा एंड विकास योजना जो थी पीएम की। तो ये जो योजनाएं हैं एटलीस्ट आप इतना क्लासिफाई कर सकें कि कौन सी योजना, पॉलिसी किस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए की गई है, किस एरिया की डेवलपमेंट के लिए की गई और वो इंस्टीट्यूशन किसके लिए सेटअप किया गया था, क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। तो यू मस्ट हैव दैट बेसिक इंफॉर्मेशन जो सही हो। सारा कुछ पढ़ के और गलत लिखने से बेटर है कि आप एक लिमिटेड पॉइंट रीड आउट करें और उसको सही लिख करके आए। गेटिंग माय पॉइंट? तो नेक्स्ट आता है हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जहां पर हमें अपनी लिविंग के लिए, हमें अपनी रूटीन लाइफ के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो चाहिए, और अगर वो अपग्रेडेड होंगी, अगर अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स वो चेंज होती हैं तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली हमारे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, मार्केट्स। अगर हम आज बात करें, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया में आज जी रहे हैं, तो हमारे वहाँ पे नेटवर्क्स, फोन्स और बेसिकली अगर आप आज देखते हैं तो आज जो पुअर भी हैं, इवन जो वेंडर्स हैं, वो भी अपनी रेडी पे बार कोड लेके घूम रहे हैं कि दे नो कि किस तरीके से आज वो डिजिटली अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या नंबर पे ले सकते हैं। इवन दे आर नॉट लिटरेट, वो इलिटरेट है, वो एजुकेटेड नहीं है, बट क्योंकि ये स्कीम इनिशिएट की गई, गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम इस तरीके से अपनी इकोनॉमी को विदाउट कैश, जो रियल कैश का फ्लो है उसके बिना ही हम डिजिटली अपने मनी को काफी नंबर ऑफ टाइम्स में उसका फ्लो बढ़ा सकते हैं, तो वो इनिशिएटिव लिया गया। ये भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है कि अगर हम इस तरीके की पॉलिसीज मतलब इनिशिएट करते हैं और लोग उसको ग्रैब करते हैं कि सब उसको फॉलो कर रहे हैं, तो कई टाइम्स अमाउंट जो वो डिजिटली फ्लो होगा। अगर एक 10 रुपए की बात करें कैश में, तो वो जितनी बार जिसके पास जाएगा दैट विल रिमेन ओनली 10, बट डिजिटली वो 10 कितने टाइम्स वो फ्लो हो चुका है, वो 10 के 100,000 lakhs भी बन जाते हैं। तो दैट इज हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मार्केट्स, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ चाहिए, और रूरल एरिया की डेवलपमेंट तभी होंगी जब बेसिक नेसेसिटीज उनकी फुलफिल हो पाएंगी। और गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा इनिशिएटिव लिया था? दैट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कि सभी रूरल एरियाज में हमें प्रॉपर रोड्स बिल्डअप करनी है ताकि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हो सके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे तो पीपल विल बी एबल टू माइग्रेट टू अदर प्लेसेस ऑल्सो, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते क्योंकि कोई प्रॉपर मीन्स नहीं है कम्यूट करने का। तो वो प्रॉब्लम्स आज भी लोग फेस कर रहे हैं। इन पॉलिसीज और इन इनिशिएटिव्स की हेल्प से ही इतने सालों में हम अपनी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे ओवरकम कर पाए हैं कि आज रूरल एरियाज में स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्रॉपर रोड्स बिल्डअप हो गई हैं, जिसकी वजह से वहां पर प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है। पीपल आर एबल टू कम्यूट, एक जगह से दूसरी जगह भी जा पा रहे हैं, बच्चे पढ़ पा रहे हैं। तो ये सभी चीजें हमारी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट थी, और ये हमारी पॉलिसीज डेवलपमेंट के पाथ पे ही हमें लेकर के जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आती है प्रोग्राम क्या थे हमारे जो रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है। एक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और माइक्रो फाइनेंस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिजिटल इंडिया एंड रूरल डेवलपमेंट। डिजिटल इंडिया के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो जैसे हमने देखा है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि फार्मर्स वर एक्सप्लॉइटेड। प्रीवियस आपने देखा था जब जमींदारी सिस्टम था, ऑनर्स और टेलर्स की जब बात थी, तो वहां पर एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा था। फार्मर्स के पास कोई प्रॉपर मार्केट नहीं थी जहां पर जाकर के वो अच्छे से अपनी प्रोड्यूस को सेल कर सके और मनी अर्न कर सके। वो अपनी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए ही रख पाते थे, बाकी सारा रेंट में चला जाता था। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों में एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए एक स्कीम बनाई। उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड किया कि कम से कम फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस का इतना प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, और वहां पर उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट ने फार्मर्स से उनकी प्रोडक्शन को परचेज किया कि जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया वो सब उनसे परचेज कर लेते थे। और वो जो बफर स्टॉक था, जो सरप्लस स्टॉक था, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हमारी गवर्नमेंट परचेज करती थी, उसको वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए यूज करती थी। जैसे फेयर प्राइस शॉप पे हम बिलो
पॉवर्टी लाइन लोगों को चीप रेट पे, इकोनॉमिक रेट पे वो फूड ग्रेन्स या जो भी ईटेबल्स थे, जो भी प्रोड्यूस होता था, वो अवेलेबल कराते हैं। तो दैट वाज द स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट कि हम किस तरीके से पुअर पीपल को कम पैसों में फेयर प्राइस शॉप के थ्रू उन्हें बेसिक जो नीड्स हैं वो उनकी फुलफिल कर सकें। इससे क्या हुआ, फार्मर्स ने जो प्रोड्यूस किया उनको परचेज कर लिया गवर्नमेंट ने, उन्हें अच्छा आउटपुट मिल गया, अच्छा अमाउंट मिल गया उस प्रोड्यूस का। और जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉलो किया गया फेयर प्राइस शॉप से, उन्हें वो सस्ते में लोगों को सामान मिलने लगा, तो यहाँ भी लोगों को बेनिफिट हुआ, क्योंकि उन्हें अब अच्छी हम कह सकते हैं कि थोड़ी क्वालिटी कहीं ना कहीं लो रहती है, क्योंकि इतने चीप प्राइस पे, इकोनॉमिक प्राइस पे आप बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वो कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो फार्मर्स के पास एटलीस्ट फूड अवेलेबल था एक चीप रेट पे और हर महीने उन्हें दिया जाता था। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं तो कुछ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम सेटअप किए गए थे, जहां पर थोड़ा क्रेडिट कुछ टाइम के लिए फार्मर्स को दिया जाए। और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जहां पर फार्मर्स की जो भी जिनके पास सफिशिएंट फंड्स थे, जिनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज थे, इफ दे हैव सरप्लस फंड्स, तो वो अपने उस ग्रुप में जिस लोगों की नीड थी वो उनको हेल्प कर सकते थे, उनकी बेसिक नीड फुलफिल कर सकते थे। ऑल सच वाज फॉर रूरल डेवलपमेंट। चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं कि रूरल डेवलपमेंट में हमने जो चैलेंजेस फेस किए हैं, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पॉवर्टी है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है क्योंकि पहले प्रॉपर स्कूल्स नहीं थे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, माइग्रेशन अर्बन एरियाज में पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से अपने चैलेंजेस इतने सालों से फेस करते आ रहे थे, और इन्हीं चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं, जैसे हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी दे पा रहे हैं, पॉवर्टी को ओवरकम कर पा रहे हैं क्योंकि हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया, इलिटरेसी को ओवरकम कर पा रहे हैं क्योंकि स्कूल सेटअप हो गए हैं, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर्म हो गए हैं। तो ये चैलेंजेस थे जो हमने रूरल डेवलपमेंट में फेस किए हैं, और आज भी ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुए हैं। इमर्जिंग चैलेंजेस की बात करते हैं, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, वो कुछ लिंगरिंग चैलेंजेस थे जो हम काफी टाइम से फेस करते आ रहे हैं, कि ये प्रॉब्लम तो हम ऑब्जर्व कर ही रहे हैं कि फार्मर्स अपनी लाइफ में ये चीजें देख रहे हैं, ये रूरल पीपल देख रहे हैं। इमर्जिंग जो और चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। हम ज्यादा अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, लेकिन हमारी पॉपुलेशन सिर्फ फार्मिंग में इन्वॉल्व है। हमें डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है कि हम अपनी जो एक्टिविटीज है उन्हें सिर्फ फार्मिंग में ना लगा करके एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, इन पर भी फोकस करें। और इसके लिए भी बहुत सारे रेवोल्यूशंस हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है, दैट इज हमारी पोल्ट्री और फिशरीज के लिए हमारे रेवोल्यूशन है जिसको हम ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं। हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें, जहां पर हनी या फ्रूट्स वेजिटेबल्स की ग्रोथ के लिए उसमें चेंजेस लाने के लिए हमारा गोल्डन रेवोल्यूशन हमारी गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था। ठीक है, गोल्डन, ब्लू, सिल्वर की बात करें तो वहां पे हमारे एग्स की प्रोडक्शन के लिए, पोल्ट्री फार्मिंग की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए वो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था। तो इन रेवोल्यूशंस की हेल्प से हमने अपने प्रोडक्शन में बहुत सारे चेंजेस किए हैं और हम उसमें कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे भी हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए अच्छी तो बहुत है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो इनपुट्स चाहिए, जो बेसिक मटेरियल चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द फार्मर्स कि वो सभी इनपुट्स अवेलेबल करा सके और उसका बेनिफिट ले सके। तो चैलेंज यही है कि ऑर्गेनिकली अगर हमें ग्रो करना है, नेचुरली जो हमारे मैन्योर्स हैं, जो बेसिक इनपुट्स हमें रिक्वायर्ड है, हमारा क्लाइमेट, हमारा वेदर, ये सब कुछ हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। कुछ चीजें कंट्रोलेबल है, कुछ अनकंट्रोलेबल है, बट जो कंट्रोलेबल भी हैं वो सभी फार्मर्स के लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज दे डोंट हैव सफिशिएंट मनी, पैसे नहीं है, फिनेंस नहीं है, और उसके लिए प्रोग्राम्स बन रहे हैं, बट स्टिल अभी वो एक चैलेंज है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रूरल डेवलपमेंट। क्या लिंगरिंग चैलेंजेस रहे हैं, क्या इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, क्या हमारी स्टेट रही है रूरल की, किस तरीके से डिफरेंट रेवोल्यूशंस की हेल्प से, डिफरेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स की हेल्प से हमारी गवर्नमेंट ने हमारे रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, दैट वी हैव ऑल डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। होप यू फाइंड इट यूजफुल। इफ यस, गो फॉलो।